वेरी गुड नून टू ऑल। तो आज का हमारा नया टॉपिक है बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो हम समझते हैं, इससे जानते हैं बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले इसे हम इस रिएक्शन से समझेंगे। ठीक है, अब हमें पता है कि जो दो हाइड्रोजन एटम है वो आपस में मिलकर कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, और H2 का फॉर्मेशन करेंगे। ये हमें पता होता है कि जब भी दो हाइड्रोजन एटम आपस में मिलकर कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, वो रिलीज होती है। तो हाइड्रोजन के केस में वो कितनी एनर्जी रिलीज करता है? 435 किलो जूल पर मोल। ठीक है, और उसी तरीके से अगर हमें H2 मॉलिक्यूल में जो कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है उसे हमें ब्रेक करना हो ताकि मॉलिक्यूल को हम इंडिविजुअल एटम में बदल सकें, तो हमें कितनी एनर्जी चाहिए होगी? हमें इस जो हाइड्रोजन में जो कोवलेंट बॉन्ड बना है ना, अब हम रिवर्स देखेंगे। पहले हमने कैसे देखा कि भाई हमें पता चल गया कि दो हाइड्रोजन एटम आपस में मिलकर कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो जब कोवलेंट बॉन्ड की जो फॉर्मेशन होती है तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होती है, वो ये है। अब हम उल्टा चलेंगे कि जो भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो गया ना, अब उसे हमें ब्रेक करके हमें दो इंडिविजुअल एटम बनाने हैं, यानी मॉलिक्यूल को ब्रेक करके हमें एटम बनाने हैं, दो इंडिविजुअल हाइड्रोजन एटम। तो हमें कितनी एनर्जी चाहिए होगी ब्रेक करने के लिए, डिसोसिएशन करने के लिए? हमें भी यही तो एनर्जी चाहिए होगी। तो इसी एनर्जी को यूज करेंगे हम, तो हमें दो इंडिविजुअल एटम्स मिल जाएंगे। अब हम इस समझते हैं इसकी डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन क्या कहती है बॉन्ड एनर्जी की? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द 1 मोल ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम इज कॉल्ड द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी। यानी कि किसी भी बॉन्ड को तोड़ने में जितनी एनर्जी चाहिए या जितनी एनर्जी लगती है उसे ही हम बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। और हिंदी में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को हम बंधन पृथक्करण ऊर्जा भी बोलते हैं और बॉन्ड एनर्जी को बंधन ऊर्जा भी बोलते हैं। आगे हम देखते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज अ मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। ये क्या कहना चाह रहा है कि जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा ना, जितना मजबूत बॉन्ड होगा ना, उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें देनी पड़ेगी उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। ये बात अब हमें समझ में आई। अब हम पढ़ेंगे फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल, यानी कि जिसमें दो एटम्स प्रेजेंट हो। ठीक है, डायटोमिक मॉलिक्यूल के केस में क्या होता है कि जो जितनी बॉन्ड एनर्जी होगी ना उतनी ही बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी, यानी जितनी बंधन ऊर्जा होगी उतनी ही बंधन पृथक्करण ऊर्जा होगी। या सिंपली बोले कि जैसे सपोज करो ऊपर हमने हाइड्रोजन के लिए बॉन्ड एनर्जी को कितना निकाला था? 435। तो इसे ही हम डायटोमिक मॉलिक्यूल के अंदर इसी को ही हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी बोल सकते हैं। यानी चाहे बॉन्ड एनर्जी बोलो चाहे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलो, दोनों एक ही चीज है फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल। पर अगर हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें ना, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब एक से ज्यादा मॉलिक्यूल हो। डाई में तो सिर्फ दो मॉलिक्यूल ही होंगे, दो एटम्स ही होंगे, पर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है जिसमें एक से ज्यादा एटम्स हो। ठीक है, अब इसमें हम दो केस पढ़ेंगे, हम बॉन्ड एनर्जी भी पढ़ेंगे और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पढ़ेंगे। अब मैंने आपको ऊपर क्या कहा था कि डायटोमिक मॉलिक्यूल में तो ये दोनों चीजें, दोनों टर्म एक ही होती है, चाहे ये बोलो बॉन्ड एनर्जी बोलो चाहे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलो, एक ही बात है। पर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में बॉन्ड एनर्जी कब बोलनी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, दोनों में फर्क आ जाता है, ये हमें देखना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाई बॉन्ड एनर्जी, जिसे हम ई से डिनोट करते हैं, याद रखना पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? इट इज द एवरेज ऑफ डिफरेंट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फॉर ऑल सिमिलर बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, ये एक मतलब जो बॉन्ड एनर्जी होती है ना वो एवरेज निकालती है। और किसका एवरेज निकालेगी? डिफरेंट बॉन्ड का। पर वो किस मॉलिक्यूल का होना चाहिए? वो सिमिलर मॉलिक्यूल का होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ, हम बात करेंगे मीथेन की, CH4। सबको पता है मीथेन को हम CH4 बोलते हैं। तो ये हमने एक छोटा डायग्राम बना लिया। अब ये क्या बोल रहा है? बॉन्ड एनर्जी यहाँ पर क्या बताता है? पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में बॉन्ड एनर्जी एवरेज बताता है किसका? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का, जिसमें ऑल बॉन्ड्स आर इक्वल। ये CH बॉन्ड इक्वल है, ये CH बॉन्ड आपस में इक्वल है, ये CH बॉन्ड और ये CH बॉन्ड, मतलब ये चारों CH बॉन्ड आपस में इक्वल हैं। तो ये यही बताता है, क्या बताता है? एवरेज बताता है। किसका एवरेज बताता है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का एवरेज बताता है, जिसमें सारे ही सिमिलर बॉन्ड्स प्रेजेंट हो इसकी तरह। ठीक है, अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की क्या बात है?
बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये क्या बोलता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ पर्टिकुलर बॉन्ड, यानी कि 1 मोल एटम को तोड़ने के लिए हमें कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए फॉर अ पर्टिकुलर बॉन्ड, वो बताता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब हम इसे और अच्छे से किससे समझेंगे, हम इसे समझेंगे एग्जाम्पल से, ठीक है। तो चलिए हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। CH4 एटम का, मीथेन का हम एग्जाम्पल लेते हैं। जब CH4 एटम कन्वर्ट होगा CH3 में तो एक हाइड्रोजन को रिलीज करेगा और इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो है हमारे पास प्लस 427 किलो जूल पर मोल, ठीक है। फर्दर हम देखते हैं जब CH3 का बॉन्ड ब्रेक होगा और वो CH2 में कन्वर्ट होगा तो वह एक हाइड्रोजन एटम रिलीज करेगा अपने से, उसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी है 439 किलो जूल पर मोल। CH2 फर्दर जब CH में कन्वर्ट होगा और एक हाइड्रोजन रिलीज करेगा तो उसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी कहलाएगी 452 किलो जूल पर मोल। और जब CH कन्वर्ट होगा, जब इसका CH का बॉन्ड टूटेगा तो ये कन्वर्ट होगा C में और एक हाइड्रोजन रिलीज करेगा जिसकी बॉन्ड एनर्जी होगी 347 किलो जूल पर मोल। हमने देखा चाहे CH4 हो, चाहे CH3 हो, चाहे CH2 हो, ये आपस में एक एक हाइड्रोजन रिलीज कर रहे हैं। अब हम समझते हैं कि बॉन्ड एनर्जी क्या होती है और हमें डिसोसिएशन एनर्जी देखनी समझनी है। तो ये जो जितनी भी डेलेज थी ना टोटल, यानी कि एक तरीके से एवरेज निकला, ये पूरी एवरेज जो एनर्जी थी ये तो हमारी कहलाएगी जो कि टोटल आई प्लस 1665 किलो जूल पर मोल, इसे तो हम कहेंगे बॉन्ड एनर्जी। पर जब डिसोसिएशन एनर्जी निकालेंगे ना पर CH बॉन्ड, यानी हर एक CH बॉन्ड का इंडिविजुअल जब हम एवरेज निकालेंगे तो उसे हम डिसोसिएशन एनर्जी बोलेंगे। यानी कि इन सब चीजों का एवरेज कैसे निकालेंगे, टोटल तो कितना हुआ 1665 हुई ना, डिवाइडेड बाय 4, यानी कि ये 4 रिएक्शन है 1 2 3 4, तो डिवाइडेड बाय 4 तो हमारे पास आया 416.25 किलो जूल पर मोल। यानी कि जो डिसोसिएशन एनर्जी, अब आप बोलोगे डिसोसिएशन एनर्जी एवरेज में क्यों निकाल, क्योंकि मैंने पता नहीं आपको पता है या नहीं पता है, पर जो बॉन्ड लेंथ होती है ना ये सब क्या है ना, चाहे बॉन्ड लेंथ हो चाहे डिसोसिएशन एनर्जी हो, ये सब एवरेज में ही निकलती है। इनका ये कोई फिक्स नहीं निकलती है कि नहीं भाई फिक्स ये जैसे बॉन्ड एनर्जी तो फिक्स निकली ना कि सबका टोटल कर दिया तो ये आ गई, पर ये जो डिसोसिएशन और बॉन्ड लेंथ होती है ना ये निकलती है पर CH बॉन्ड के लिए निकलती है और ये एवरेज ही हम निकालते हैं, एक्यूरेट नहीं निकलती है। तो ये बात हुई। तो अब आपको समझ में आ गया कि डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है और बॉन्ड एनर्जी क्या होती है। डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, पर्टिकुलर बॉन्ड के लिए होती है, यानी हर एक CH बॉन्ड के लिए इंडिविजुअल निकलेगी, इसलिए हमने इसको डिवाइड बाय 4 कर दिया। अब हम फर्दर पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी, जिसे हम फटाफट देखते हैं, बहुत ईजी है ये। तो पहला है हमारे पास साइज ऑफ एटम। तो पहला फैक्टर क्या बोलता है, साइज ऑफ एटम क्या बोलता है, एटम ऑफ स्मॉलर साइज फॉर्म स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन द एटम ऑफ लार्जर साइज। सिंपल सी बात है, जिन एटम का साइज स्मॉल होगा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे और जिनका ज्यादा बड़ा साइज होगा वो बनाएंगे वीक, यानी कि वो वीकर बॉन्ड्स बनाएंगे। अब मैंने एग्जांपल देखा कि हमने लिया CF, CCl, CBr और Ci। अब हमें पता है कि यहाँ पर कार्बन का तो एक ही साइज है, ये तो ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका क्या हो रहा है, इनका साइज बढ़ता जा रहा है। सबसे कम है फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का उससे ज्यादा, फिर क्लोरीन से भी ज्यादा ब्रोमीन का और ब्रोमीन से भी ज्यादा आयोडीन का। तो मैंने क्या कहा, जितना स्मॉल साइज होगा, यानी कि फ्लोरीन का सबसे स्मॉल साइज है तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा और जो आयोडीन का सबसे बड़ा साइज है तो ये सबसे कम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। अब इसके भी 2 रीजन है, यानी कि जिन एटम का साइज छोटा है उनके ऑर्बिटल आपस में अच्छे से ओवरलैपिंग कर पाएंगे और जिन एटम का साइज बड़ा है वो आपस में अच्छे से ओवरलैपिंग नहीं कर पाते, इसलिए भी वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना पाते। और दूसरा रीजन क्या है, ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ एटम डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस इंक्रीज हेंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस। अब इसे आप माइंड में सोचो, रटो मत, ठीक है, कि जितना बड़ा एटम होगा, एटम का साइज जितना बड़ा होगा तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस भी तो बड़ा होगा, तो उनमें अट्रैक्शन कम हो जाएगा। अगर एक आप देखो, आपको मैं डायग्राम से बताती हूँ कि सपोज करिए कोई एटम है, ठीक है, कोई ये छोटा एटम है, ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है। तो छोटे एटम में तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे। पर यही अगर अपन कोई बहुत बड़ा एटम ले ले, ठीक है, और ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन है तो इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ गई ना, तो अट्रैक्शन कम हो गया, तो ये वीक बॉन्ड बनाएंगे। तो ये सिंपल सा ये फैक्ट है। और इन सब को पढ़ने पे हमने एक लॉजिकल एक बात हमें पता चली कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो बॉन्ड एनर्जी है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होकर एटॉमिक साइज के। कैसे,
अगर बॉन्ड एनर्जी बड़ी होगी तो एटॉमिक साइज छोटा होगा, या एटॉमिक साइज छोटा होगा तो बॉन्ड एनर्जी बड़ी होगी। यही हम कह रहे हैं। सेकंड फैक्टर आता है हमारा बॉन्ड ऑर्डर या मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। इसमें हम देखते हैं कि जितने नंबर ऑफ बॉन्ड होंगे ना, आपको दिख रहा होगा, ये तो हमने एक्सपेरिमेंटली हमने देखा है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली फाइंड करा है कि सी ट्रिपल बॉन्ड एन के बीच में जो एनर्जी होगी ना वो तो होगी 866 किलो जूल पर मोल, फिर सी डबल बॉन्ड में कितनी होगी 615 किलो जूल पर मोल, और सी सिंगल बॉन्ड एन में कितनी होगी 285 किलो जूल पर मोल। यानी कि जिस एटम में जितने ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे ना, वो बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑर्डर शो करेगा। यानी कि सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा, सी ट्रिपल बॉन्ड एन का। क्योंकि एक बात देखो ना, अगर सी सिंगल बॉन्ड एन है तो इसे तो तोड़ पाना ईजी है, ठीक है, ये तो एक ही बार में टूट जाएगा। पर अगर डबल बॉन्ड होगा तो इसे तोड़ पाना इसके कंपैरिजन में थोड़ा हार्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड को तो तोड़ पाना और ज्यादा हार्ड पड़ेगा। तो भी इसे हम लॉजिकल देखते हैं। क्या बोलता है, व्हेन दी बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बिटवीन टू एटम ऑल्सो इंक्रीज, एज अ रिजल्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस ऑल्सो इंक्रीज विच इंक्रीज द बॉन्ड स्ट्रेंथ। सीधी सी बात है, ये क्या बोल रहा है, जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, यानी कि जितने नंबर ऑफ बॉन्ड होंगे उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, तो इससे बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। यानी कि जो बॉन्ड एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बॉन्ड ऑर्डर की। यानी कि जितने नंबर ऑफ बॉन्ड होंगे, ट्रिपल बॉन्ड, लास्ट अपन ट्रिपल बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं ना, तो ट्रिपल बॉन्ड के अंदर ही सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी। थर्ड हम पढ़ते हैं हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ऑफ बॉन्डेड एटम के बारे में। We know that hybrid orbital form stronger bond due to the effective overlapping than unhybridized atomic orbital। ठीक है, हमें पता है कि जो हाइब्रिड कक्षक होते हैं वो हमेशा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। ये हमने संकरण में भी पढ़ा था, हाइब्रिडाइजेशन में भी पढ़ा था, वेस्पर सिद्धांत, वेस्पर थ्योरी में भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो मोर स्टेबल बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनके अंदर इफेक्टिव ओवरलैपिंग होती है, वो अच्छे से आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाते हैं। एक तो ये रीजन है, ठीक है। दूसरा रीजन ये है कि ऐसी एस करेक्टर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल इंक्रीज द बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज बिकॉज विथ इंक्रीज इन एस करेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिडाइज्ड एटम इंक्रीज विच इंक्रीज द पोलैरिटी। सिंपल सी बात है, हाइब्रिडाइजेशन जब मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था, संकरण टॉपिक पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो sp3, उसमें हमने कितने हाइब्रिडाइजेशन पढ़े थे, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पढ़े थे, जिसमें हमने मेन पढ़ा था sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन। उसमें मैंने सब में आपको बताया था कि किस किस में एस करेक्टर इंक्रीज हो रहा है। तो ये यही बोल रहा है कि जैसे जैसे एस करेक्टर इंक्रीज होगा ना, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। क्यों होगी, क्योंकि एस करेक्टर के साथ जैसे जैसे एस करेक्टर बढ़ेगा ना, वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी और वो पोलैरिटी भी बढ़ाएगा। सिंपल सी बात है, मैंने आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रखा है, आपको बॉन्ड दिख रहा होगा, ठीक है। CH बॉन्ड के बारे में हम बात करेंगे। इसमें हाइब्रिडाइजेशन है, पहले वाले में sp3 है, दूसरे में sp2 और इसमें sp। मैंने आपको देखना भी बताया था कि जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो sp होगा, जिसमें डबल बॉन्ड हो तो sp2 हाइब्रिडाइज कहलाएगा, और जिसमें चारों बॉन्ड सिंगल हो वो sp3 हाइब्रिडाइज करेंगे। अब s करेक्टर कितना होता है sp3 में, 25 s करेक्टर होता है। sp2 में कितना करेक्टर होता है, 33.3, और sp में कितना करेक्टर होता है, 50% करेक्टर होता है s करेक्टर, ठीक है। मैंने ऊपर क्या बोला, जैसे जैसे एस करेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे ही बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सबसे ज्यादा होगी। इसका सबसे ज्यादा एस करेक्टर है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सबसे ज्यादा है, इन दोनों से तो ज्यादा ही है, तो इन दोनों से ज्यादा इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा। फोर्थ फैक्टर है अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ बॉन्डेड एटम। बॉन्डेड एटम के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो ऊपर ही मैंने पढ़ लिया था कि जैसे जैसे बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी वैसे वैसे ही उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी को कैलकुलेट करने का एक तरीका है जिसे हम देखेंगे, वो फॉर्मूला क्या है, E AB इक्वल्स टू, ये AB क्या है, यहाँ पर एटम से, एटम A और एटम B की बात कर रहे हैं, तो EAB इक्वल्स टू हाफ EAA प्लस EBB प्लस 23.06 XA माइनस XB का होल स्क्वायर। ये एक साइंटिस्ट ने दे रखी है जिससे हम बॉन्ड एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला दे रखा है जहाँ पर जो XA और XB क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ऑफ एटम A एंड B, ठीक है। फिफ्थ हमारा जो फैक्टर है
वो है प्रेजेंस ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यानी कि लोन पेयर के बारे में। ठीक है, अभी ये बोल रहा है कि ड्यू टू द presence of lone pair on bonded atom the electron repulsion increases which reduce the bond energy। सिंपल सी बात है, वेस्पर थ्योरी में वीबीटी में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो वो आपस में रिपेल करते हैं और वो जैसे ही रिपेल करेंगे रिपल्शन बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल अपने आप ही कम होगा। ये मैं आपको वीबीटी में बता चुकी हूँ। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं कि ड्यू टू, अब हम हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं तो हमें पता है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में लोन पेयर होता ही नहीं है। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ लोन पेयर इन हाइड्रोजन इट्स बॉन्ड एनर्जी इज 435। यानी कि एक चीज मान लो कि जिन भी बॉन्डेड एटम में लोन पेयर नहीं होगा ना, लोन पेयर नहीं पाया जाएगा, उनकी बॉन्ड एनर्जी हमेशा ज्यादा होगी। और फ्लोरीन में हमें पता है कि हमें 6 लोन पेयर मिलते हैं तो इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होगी जो कि है 159 किलो जूल पर मोल। फिफ्थ फैक्टर है हमारा रेजोनेंस एनर्जी। ये 12th में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, आपने कहीं पे भी पढ़ा होगा, स्कूल में कॉलेज में आपको बताया कि जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं ना वो बहुत स्टेबल स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये यही बोल रहा है कि वी नो दैट मॉलिक्यूल इज स्टेबलाइज्ड ड्यू टू द रेजोनेंस, दस द मॉलिक्यूल विच हैव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल। मतलब वो एटम जिनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकती है, और जैसे जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ते जाएंगे ना, सपोज करो एक एटम बता रहा है 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, पर दूसरा एटम हमें बता रहा है 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बता रहा है ना वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ना कि जो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बता रहा है। इसका मतलब जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें मिलेंगे ना उतनी ही स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो ये हमारा एक टॉपिक था बॉन्ड ऑर्डर या स्ट्रेंथ, बॉन्ड की स्ट्रेंथ बताने की, जिसके बारे में हमने उसकी डेफिनेशन भी पढ़ी और उसके फैक्टर्स भी पढ़े। तो ये हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ, जो कि इम्पोर्टेंट है, आता है फैक्टर्स जरूर आ जाते हैं। ठीक है।